बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने इब्तिदाई बातों में एक चीज़ का ज़िक्र किया था, मुतअल्लिक़ात मुनाज़रा। तो उसी पर हम आज बात करेंगे। मुतअल्लिक़ात यानी कि मुतअल्लिक़ात जो है ये इसकी बहुत लंबी फसल है। वहाँ पर तो सिर्फ़ मुतअल्लिक़ात ही था, लेकिन अब उसको हम तफ़सीली तौर पर इसका ज़िक्र करेंगे। इजमाली तौर पर तो हमने पहले इसका ज़िक्र कर दिया, फिर तफ़सीली तौर पर ज़िक्र करते हैं। मुतअल्लिक़ात में ये है कि आप जब मुनाज़रा तय करते हैं मुनाज़रा तय करते वक्त 10 चीज़ों को मुखालिफ़ मुनाज़रा से लिखवानी चाहिए। 10 चीज़ें, ठीक है, ये ज़हन नशीन कर लें। अब आप उसको लिखते जाएं बारी बारी। पहले नंबर पर, चलो 10 मैं आपको बता देता हूँ। 10 के तरह एक मौजू, ठीक है। अब मौजू पे मुकम्मल तफसीली बात होगी। दावा लिखवाएं, ठीक है। मुनाज़िर, मुआविन, सदर मुनाज़िर, शराइत, ठीक, दलाइल, मकाम, तारीख़ और वक्त। लिख लिया? अच्छा, ये पेन तो ख़त्म है यार, दूसरा दे देना बोर्ड वाला। बस सही। मौजू की हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मौजू से मुराद मुनाज़रा मौजू नहीं है, जिस तरह हमने कहा था ना कि अदिल्ला है। इससे मुराद वो उन्वान है जिस पर मुनाज़रा हो रहा है। मौजू से मुराद है वो उन्वान जिस पर मुनाज़रा हो रहा है। मसलन अक़ायद पर मुनाज़रा है तो कौन सा अक़ीदा है, अगर मसाइल पर है तो कौन सा मसला है। और ये मौजू एक ही रखनी चाहिए, मुख्तलिफ ना हो, एक मुनाज़रे में एक मौजू हो। दूसरे नंबर पे दावा, जिस अक़ीदा या मसले पर मुनाज़रा हो उस अक़ीदा या मसले के बारे में मुवक्क़फ़ को दावा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे है मुनाज़िर। मुनाज़िर किसको कहते हैं? तो फरमाते हैं मुद्दई के दावे को साबित करने या मुनकर की तरफ से इसके दावे को तोड़ने वाले शख्स को मुनाज़िर कहते हैं। मुद्दई के दावे को साबित करने, जो इसने दावा किया है उसको साबित करने के लिए साबित करने वाला, या मुनकर की तरफ से जो दलील आई है या दावा हुआ है उसको तोड़ना, उस शख्स को जो तोड़ता है उस शख्स को मुनाज़िर कहा जाता है। अच्छा, अब मुनाज़रे की फिर आगे 2 किस्में बनाई है। मुनाज़र की 2 फ़ायदे निकाले, किसमें नहीं फ़ायदे, ठीक है। फ़ायदा नंबर 1, मुनाज़िर को चाहिए कि अपने पास एक नोटबुक रखे और फ़रीक़ मुखालिफ की गुफ्तगू के दौरान जो बात जहन में आए या जो बात अपने नशिश में बयान करनी हो तो उसको नंबरवार लिखता रहे। ये मुनाज़िर का तरीक़ाकार होना चाहिए। जब मद्दे मुखालिफ गुफ्तगू कर रहा हो तो उसके पास एक नोटबुक हो जिसके ऊपर वो नंबरवार, जो उसके जहन में उस वक्त एक चीज़ आती है तो उसको नोट करता जाए। मतलब इतराज़ आता है या दलील तोड़ने का उसके पास कोई तरीका आ जाता है या कोई हदीस याद आ जाती है तो उसको फ़ौरन लिख लिया करे अपने पास। ये मुनाज़िर के लिए ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये है कि मुनाज़िर को चाहिए कि मुनाज़रे का वक्त तय कर ले। अब ये जो वक्त तय होता है ना, इसका फ़ायदा है।
ज़ाहिर बात है मद्दे मुखालिफ अपने हार को तस्लीम नहीं करता, तो मुनाज़रा बहुत दूर चला जाता है, 2 हफ्तों तक, 3 हफ्तों तक, मिसाल दे रहा हूँ, चला जाता है। 7 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा दरमियानिया होता है। लेकिन ये फिर अगर उसका वक्त का तयन ना हो तो ये बहुत दूर तक चला जाता है, पूरा दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन। क्योंकि जब हमारे उलमाए कराम सेमिनार करते हैं तो सेमिनार पता नहीं कितने कितने घंटों पर होता है, कितने दिनों पे होता है। तो ये भी इस तरह टूल पकड़ने का इसका ख़दशा होता है। तो अगर टाइम मुकर्रर हुआ हो तो फिर इसमें फ़ायदा ये होगा कि जब टाइम पूरा हो जाएगा तो बाँस को छोड़ दी जाएगी। जब बाँस छोड़ दी जाएगी तो दरमियान वाले ख़ुद फ़ैसला करेंगे कि इसमें कौन हक़ पर था और कौन ना हक़ पर था। और याद रखना कि इस मसले में मुनाज़रीन का इख्तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं, जिस तरह के अहले सुन्नत के हैं, ये मशहूर है कि वो कहते हैं वक्त का तयन नहीं होना चाहिए। और जो शिया और देवबंदी हज़रात है वो कहते हैं कि वक्त का तयन होना चाहिए, यानी वक्त रखा जाए, मिसाल 5 घंटे, 6 घंटे। और इसमें ये ख्याल रखना कि वक्त 1 घंटा न रखें, 2 घंटे भी न रखें, कम से कम 5 घंटे रखें। इख्तिलाफ़ को रफ़ा हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम यूँ कहें, मतलब वहाबी है, देवबंदी है, दोनों मुनाज़रा कर रहे हैं तो फिर उसके लिए 7 घंटे का वक्त रख दें, 5 घंटे का वक्त रखते, दोनों मुत्तफ़िक़ा तौर पर 5 से कम न रखें। हाँ, अगर पहले मसला हल हो जाता है तो फिर तो सही है, नहीं तो 5 से कम, 4 घंटे से कम वक्त दौरानिया न रखा जाए। ये तजीम मुनाज़र के लिए ज़रूरी चीज़ है। वक्त का वो तयन करेगा, एक तो अपने पास डायरी रखेगा और दूसरा वक्त का तयन करेगा। मुआविन मुनाज़रा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पर मुआविन। मुनाज़िर की मुआवनत के लिए जो आदमी मुकर्रर किया जाता है उसको मुआविन या मुईन मुनाज़रा कहते हैं। इसके ज़िम्मा हवालाजात तलाश करके मुनाज़िर को देना या मुनाज़िर को कोई बात याद दिलाना होता है। यानी वो तो उस वक्त कलाम कर रहा होता है, उसकी तवज्जो तो सामने के चेहरे पे ही होती है। तो ये जो मुआविन होता है ये उस वक्त हवालाजात वगैरह उसको तलाश करके देता है। बाद हवालाजात मुआविन को ख़ुद ही मालूम होते हैं और बाद हवालाजात मुनाज़िर उसको बता देता है और सफ़ा नंबर, जिल नंबर बता के वो निकालता है। जब ये मुनाज़िर तैयारी कर रहा होता है तो मुआविन भी उसके साथ हर लम्हा मौजूद होता है और एक एक चीज़ वो मुआविन को दिखाता है कि ये भी एक दलील है हमारे पास और आपने उस वक्त मुझे ये दिखानी है। इसके भी 2 फ़ायदे हैं कि पहला ये कि मुआविन मुनाज़रा जो होते हैं वो एक से ज़्यादा भी मुकर्रर कर सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये है कि मुआविन मुनाज़िर को चाहिए कि मुनाज़िर को ज़बानी बात याद दिलाने के बजाय वो पर्ची पर लिख के अगर याद दिलाए तो बेहतर है। ज़बानी बताने में शोर होता है और माइक की तरफ से भी माइक में भी आवाज़ जा रही होती है, तो उससे उस इंसान का रौब कमज़ोर हो जाता है। मुनाज़िर जो बात कर रहा होता है तो अगर वो लुक़मा ले के बात करता है तो उसका वो रौब दबदबा ख़त्म हो जाता है। तो उसको चाहिए कि मुआविन मुनाज़िर उसको पर्ची पर लिखकर उसके सामने बात रखें। अच्छा, 5वें नंबर पर सदर मुनाज़रा। अच्छा, सदर मुनाज़रा क्या होता है? मुनाज़रा की निगरानी करने वाले, मुनाज़रा संभालने वाले आदमी को सदर मुनाज़रा कहते हैं। इसका भी फ़ायदा है। पहला फ़ायदा उसका ये, मुखालिफ मुनाज़िर अगर मौजूद से हट कर बात करे या शराइत के मुताबिक बात न करे तो सदर मुनाज़िर बवास्ता मुखालिफ सदर मुनाज़िर के मुनाज़िर से मौजू और शराइत की पाबंदी कराता है। इसने डायरेक्ट मुनाज़िर से बात नहीं करनी होती, उसने सदर मुनाज़िर को बताना होता है। यानी इस तरफ से जो सदर मुनाज़िर है वो दूसरी तरफ से सदर मुनाज़िर को याद दिलाता है कि ये बंदा अब मौजू से हट चुका है। ठीक है, मौजूद से मिसाल के तौर पर हट जाना या किसी बात का हवाला न देना, यानी बात उसने जिक्र कर दी लेकिन वो हवाला नहीं दे रहा,
तो सदर उस वक्त ये गुफ्तगू करेगा, मुनाज़िर को चाहिए कि वो उस वक्त खामोश रहे और उसकी बात को सुने। तो सदर उसको कह सकता है, वो भी सदर से कहेगा, डायरेक्ट मुनाज़िर से भी नहीं कहेगा कि इस हवाले की, इस जो हदीस जो उसने ज़िक्र की है उसका हवाला मेरे पास पहुंचा दे। फ़ायदा नंबर 2 ये कि सदर मुनाज़िर मजबूत हो तो मुनाज़िर की बात कोताहियों का तदारक भी किया जा सकता है। ठीक है, उसको भी मजबूत इल्मी दलाइल के हवाले से रखा जाए। बाज़ औक़ात वो मुनाज़िर से भी मजबूत होता है, लेकिन उसको दूसरे को या तो मुनाज़िर सिखाने के लिए रखा जाता है, या उसकी जो तकल्लुम गुफ्तगू होती है वो उसके बनिस्बत अच्छी होती है, तो इसी वजह से उसको रखा जाता है। तो सदर मुनाज़िर जो है वो भी मजबूत तर होना चाहिए। वैसे आम किसी शख्स को सदर मुनाज़िर नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, सदर मुनाज़िर को सदर मुनाज़रा भी कहते हैं। ये दोनों का एक ही माना है, तो बात वही होगी कि सदर मुनाज़रा ही होता है, क्योंकि इधर से सदर मुनाज़रा, उधर से सदर मुनाज़रा, तो मुनाज़रे का दोनों मिलके ये सदारत संभाल रहे होते हैं। अच्छा, तीसरा, छठे नंबर पे हमने जिक्र किया था शराइत। तो शराइत से मुराद कि मुनाज़रे के लिए जो कवायद तय किए जाते हैं उनको शराइत कहते हैं। मुनाज़रे के लिए जो कवायद व ज़वाबित तय किए जाते हैं उनको शराइत कहा जाता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मुनाज़िर को चाहिए कि लिखी हुई शराइत के मुताबिक गुफ्तगू करे और मुखालिफ मुनाज़रा को बज़रिया सदर मुनाज़रा के उसका पाबंद करे। ठीक है, शराइत कौन कौन सी लिखी जाएगी वो आगे इसकी मुकम्मल तफसीर मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद है दलाइल। मुनाज़रा तय करते वक्त ये बात लिखवानी चाहिए कि मुखालिफ मुनाज़रा अदिल अरबा यानी कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास में से किन दलाइल को मानता है और किन दलाइल से गुफ्तगू करेगा, ये तय किए जाएंगे। यानी अगर वो कहे कि नहीं कुरान से ही बात होगी, या कुरान और सुन्नत से बात होगी, या इजमा भी होगा यानी इजमा की भी बात होगी, या कियास को भी लाया जाएगा। जो मुस्तस्ना होंगे, मिसाल के कियास को निकाल दिया या इजमा को निकाल दिया और कहा कि सिर्फ कुरान और सुन्नत पे गुफ्तगू होगी, तो उसको भी तय किया जा सकता है। यानी जो दलाइल वो मानते हैं उन्हीं पर गुफ्तगू की जाएगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर एक ही निस्बत रखने वाले दो फरीकैन के दरमियान मुनाज़रा हो तो मुनाज़रा तय करते वक्त ये बात लिखवाएं कि हर फरीक बतौर दलील सिर्फ उस मंसूब इलैहि शख्स की इबारत को पेश करने का पाबंद होगा कि जिसकी तरफ से अपनी निस्बत करता है। मिसाल के तौर पर दो फरीकैन हैं, दोनों सुन्नी है और उसका किसी बात पे मुनाज़रा हो रहा है, तो वो ये भी आला हज़रत को मानता है, वो भी आला हज़रत को मानता है, तो दोनों आला हज़रत के अक़वाल को जिक्र करेंगे। मसलन अगर अच्छा, इसके अलावा मिसाल के तौर पर वहाबी और देवबंदियों का मुनाज़रा हो रहा है और उसने मौजू रखा है मिसाल के तौर पर जनाजे के बाद दुआ, तो दोनों जो है देवबंदी है या सुन्नी है, ये फ़िक़्ह हनफिया को मानते हैं, तो उनकी जो इबारात होगी वो फ़िक़्ह हनफिया से ही होगी और दोनों फ़िक़्ह हनफिया से ही इबारात पेश करने के पाबंद होंगे। ये उस वक्त है जब ये दोनों फ़रीक़ैन अपने आप को हनफी कहलाते हो। जब अहले हदीस और अहले सुन्नत के दरमियान मुनाज़रा हो तो फिर उस वक्त हदीस पर ही गुफ्तगू होगी, क्योंकि अहले हदीस जो है वो फ़िक़्ह हनफी को नहीं मानते। ठीक है, अच्छा, इसी तरह सुन्नियों का आपस में अगर मुनाज़रा है, मिसाल के तौर पर अहले सुन्नत का आपस में किसी बात पर मुनाज़रा हो, तो फिर इन दोनों के दरमियान जो मुतफ़क़्क़ अलैह उलमाए कराम होते हैं उनके अक़वाल को
ज़िक्र किया जाएगा, दलील के तौर पे पेश किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है जी मकाम, जी 7वें नंबर पे आ गया। मकाम उसको कहते हैं जहाँ पर मुनाजरा करना है। मकाम मुनाजरा मुमकिन हद तक हमेशा ऐसी जगह को तय करना चाहिए जो 100% अपनी हो, यानी ऐसी जगह पे तय हो मुनाजरा जो कि 100% वो जगह आपकी अपनी हो, वरना आपको 2 नुकसान होंगे। नंबर 1, ये इस तरह हुआ है, तजर्बा है कि आप मुखालिफ के पास जाएंगे तो वो इंतज़ामिया को इतला कर देगा और ये मौलवी साहबान हमारे साथ झगड़ने आए हैं, तो नतीजन कानूनी कार्रवाई होगी और आपके ख़िलाफ़ भी वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर जगह मुखालिफ की हो तो इख्तितामी मुनाजरा पर आपने वापस आना है। अब मुखालिफ वीडियो वगैरह बनाकर प्रोपगंडा भी कर सकता है कि आप भाग गए या दौड़ गए हैं, तो इससे बेहतर है कि आप जो मकाम का तयन करेंगे वो ऐसी जगह करें कि वो जगह 100% आपकी अपनी हो। अब 8वीं 9वीं किस्म है तारीख़। मुनाजरा तय करते वक्त तारीख़ मुतय्यन करनी चाहिए और तारीख़ लिखते वक्त महीना और सन ज़रूर लिखना चाहिए। ये कि यादगार के तौर पे रहता है। इसी तरह अगर मुनाजरा हो भी जाता है तो उसके बाद भी अगर उसको नेट वगैरह पे लोड करना है तो उसके साथ भी तारीख़ ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, पहले तो इसके बारे में किताबें लिखी जाती थी, सीडीज़ वगैरह नहीं होती थी, एक ज़माना था, तो उसमें भी ये तारीख़ लिखते थे और मकाम ज़रूर लिखते थे। जिस तरह मुनाजरा जंग मशहूर है, तो ये ज़रूरी है उसमें तारीख़ का होना, और इन सारी चीज़ों का जो पीछे जिक्र हुए हैं उन सारों का उसके अंदर लिखना के दलाइल कौन कौन से होंगे, शराइत कौन कौन से थे, इसमें मुआविन कौन थे, सदर कौन था, और इसमें मुनाजिर कौन था, दावा क्या था, मौजू क्या था, ये सारी बातें इसके अंदर तय हो। 10वें नंबर पे आज जो आखिरी है उससे मुराद वक्त है। तो वक्त से मुराद मुनाजरा शुरू करने का वक्त है कि कितने बजे मुनाजरा होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि मुनाजरा शुरू करने के वक्त लिखने का ये फ़ायदा होगा कि वक्त दिन का होगा या रात का होगा, ये लिखा जाए। मुनाजरे का दौरानिया कितने वक्त पर मुश्तमिल होगा, ये भी लिखा जाए। मुनाजरे की हर नशिस्त का वक्त कितना होगा, ये भी लिखा जाए। अच्छा, ये जो नशिस्त की बात आ गई है तो ये शराइत में अगर नशिस्त लिखी जाती है कि भाई ये नशिस्त पर ही होगा, मिसाल के तौर पर 2-2 घंटे उसकी नशिस्त होगी, या एक नमाज के टाइम से दूसरे नमाज के टाइम तक होगा, अज़ान पे उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर नमाज के बाद वक्फे के बाद फिर दोबारा शुरू किया जाएगा, तो ये नशिस्त भी इसके अंदर उसका तयन होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर ये है कि पहले नशिस्त का जो वक्त है वो निस्बतन ज़्यादा रखा जाए, क्योंकि पहले नशिस्त में हर मुनाज़र अपने दलाइल के अलावा अपने खुतबे, अपने दावा और उसकी वज़ाहत भी करनी होती है। तो पहले नशिस्त को बाकियों की बनिस्बत ज़्यादा टाइम दिया जाए। जिस तरह स्कूल वगैरह में या मदारस वगैरह में आप देखते हैं तो पहले पीरियड का वक्त बाकी के बनिस्बत ज़्यादा होता है, उसमें हाज़िरी वगैरह लगानी होती है, खुतबा भी करते हैं, कसीदा बुर्द शरीफ भी बाद वक़्त पढ़ते हैं। तो ये थी मुतअल्लिक़ात।